स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना के चिंताजनक हालात को देखते हुए लॉकडाउन पर विचार करें। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो राज्य की अदालतें हैं, उच्च न्यायालय हैं और ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी तरफ से लगातार फटकार लगाई जा रही हैं, लगातार राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को नसीहतें दी जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है कि क्या जो राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र सरकार हैं वो कोरोना से स्वतः निपटने में कामयाब हैं कि नहीं, जिस तरह से कोर्ट की तरफ से बार बार खुद संज्ञान लिया जा रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है और इसके साथ ही कहा है कि जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किए जाएं। सरकारें यह भी सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम से कम पड़े। वह अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता, प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जाए। वह दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से कहा कि आप कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद क्यों नहीं लेते। ऑक्सीजन, बेड और व्यवस्थाओं को लेकर कई बार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को आगाह किया जाता रहा है। कभी राज्य सरकारों को तो कभी केंद्र सरकार को, कभी हाई कोर्ट की तरफ से, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट जिस तरह से संज्ञान ले रहा है तो सरकारों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर खबर फास्ट के कुछ सवाल हैं। पहले वो सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद सवाल आपका में आगे बढ़ते हैं। बार बार कोर्ट को क्यों फटकार लगानी पड़ रही है? क्या कोरोना से निपटने में सक्षम नहीं है सरकारें? सुप्रीम कोर्ट के लॉकडाउन के निर्देश पर सरकारें क्या करेंगी, चाहे राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार है? इस तरह के सवाल अगर आपके मन में भी हैं तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना सवाल उठा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट है या फिर उच्च न्यायालयों की तरफ से जो हिदायतें दी जा रही हैं, उन हिदायतों को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल जब खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी झलकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है तो आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ ऋषिपाल सिंह है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। ऋषिपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप चौधरी है, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ऋषिपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं देख पा रहा हूं, हम सब देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से, पिछले 15-20 दिन से, जब से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ा है तो कभी हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगती है, कभी चुनाव आयोग को फटकार लगाई जाती है, कभी केंद्र सरकार को, कभी राज्य सरकारों को। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इनमें इस प्रकार की अपनी तरफ से संज्ञान लेने की प्रक्रिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालयों की बात करें, चाहे हाई कोर्ट की बात करें, उनको ऐसा कहना, फटकार लगानी पड़ रही है, ये स्थितियां कितनी महत्वपूर्ण हो रही हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से जो हमारी मौजूदा सरकारें हैं उनके हाथ से जाती दिखाई दे रही है। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो सुओ मोटो अपने अवसर संज्ञान लेना पड़ा। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, ये ऑर्डर भी कई सारे विषयों के ऊपर है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे सबसे पहले आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए वो कहीं का भी रहने वाला है तो कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो अस्पताल है वो उसको मना नहीं करेगा कि उसके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बफर स्टॉक की जो बात की गई है ऑक्सीजन के लिए, उस बफर स्टॉक को भी 4 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। आज 3 तारीख है, आज 3 रात को 12 बजे तक जितना भी बफर स्टॉक जो दिल्ली में है स्पेशली, जिसमें कमी है, वो पूरा करना है। और इम्पोर्टेंट है कि जो प्राइस है इनका, इस प्राइस के ऊपर वर्कआउट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की बैन के ऊपर, कि जो लॉकडाउन की बात है, उस लॉकडाउन पे जो सरकारों को संज्ञान लेना है कि वो उनको ये देखना है कि ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको क्या होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी शॉर्टेज है
जो दवाइयों की शॉर्टेज हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, जो दवाइयों की शॉर्टेज है और दवाइयों की कालाबाजारी है, दवाइयों का डुप्लीकेट भेजा जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि आप लोग ये काम को, इस मसले को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त जो निर्देश हैं वो दिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो कंटेम्प्ट इश्यू करी है कि अगर आप लोग टाइम काम नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट इश्यू होगी, तो वो भी दोनों कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, दोनों बहुत सख्त हैं क्योंकि सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की। संदीप जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में सरकारें, चाहे हम केंद्र की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, वो इतनी लाचार हो गई हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सब काम करना है तो फिर राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की अहमियत क्या रह जाती है? देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से कोर्ट अपना रोल अदा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जनता का रोल अदा कर रहे हैं और उन लोगों का रोल अदा कर रहे हैं जो पहले गैस का रेट बढ़ने पर सड़कों पर गैस के सिलेंडर लेकर उतर जाते थे, जो छोटी छोटी महंगाइयां होने पे जिस तरीके से किसान के चारों तरफ बैठे इस तरीके से विरोध होता था। लेकिन आज के कोरोना की मार में फंसे हुए, कोरोना के डर से घरों में छुपते हुए, और आज की तारीख में सरकार को कुछ आईना दिखाने वाला नहीं है, तो कहीं न कहीं कोर्ट सरकार को आईना भी दिखाने का काम कर रहा है और सरकार को सचेत करने का भी काम कर रहा है। आप ये देखिए, केवल एक बंगाल जीतने के चक्कर में आपने पूरे देश का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, कितने लोग मारे गए। और शमशेर जी, जिस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, हकीकत यह इस तरीके के आंकड़े नहीं है, आंकड़े बहुत ज्यादा भयावह है। मैं आपको बता दूं, मेरे अपने गांव की एक रिपोर्ट है, गांव में करीब 1000 लोगों के टेस्ट हुए और 15 दिन से ज्यादा हो गए, उनकी रिपोर्ट नहीं आई, और ये हर गांव की स्थिति है। तो जब आपने रिपोर्ट ही देनी बंद कर दी है तो अपने आप आंकड़े आप कम कर लीजिए, ज्यादा कर लीजिए। और आज की तारीख में जहां जहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिस तरीके से हरियाणा में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में लॉकडाउन लगाने का मतलब केवल और केवल सरकार कुछ चीजें हैं जिनको दबाना और छुपाना चाहती है, प्रेस का भी मुंह बंद करना चाहती है। तो इस तरीके से कोरोना रुकने वाला नहीं है, इससे स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। और अगर आप आंकड़े इस तरीके से झूठे कम करके दिखाएंगे, गलत तरीके से दिखाएंगे, तो लोगों में फिर से बेफिक्री आ जाएगी, वो समझेंगे कि ये बीमारी जा रही है, वो फिर से बाहर निकलेंगे, फिर से भीड़ होगी और स्थिति बेकाबू हो जाएगी। और सरकार का फेलियर यहाँ पे आ जाता है शमशेर जी, गैस सिलेंडर की और बेड की, हॉस्पिटल की भी मैं बात छोड़ दूं, आज की तारीख में स्थिति ये आ गई है, डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनको पूछिए, फेविफ्लू नाम की टैबलेट है, मार्केट से गायब है, लोग उसके लिए परेशान घूम रहे हैं। लिम्सी जैसी टैबलेट मार्केट से गायब है, लोग उसके लिए। डोलो एक छोटी सी फीवर की टैबलेट है, मार्केट से गायब है। जब आप एक दवाई, एक मेडिसिन नहीं दे सकते, अगर कोई घर में बैठ के अपना इलाज कर ले, तो क्या उम्मीद सरकार से कर सकते हैं? ऐसे में कोर्ट को डिसीजन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अहम कहा है। जब सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार किसी प्रदेश की हो या देश की हो, अगर वो ऐसे हालात में देश को लेकर जाए या फिर ऐसे हालात में देश चला जाए तो चिंता करनी जायज वाजिब हो जाती है। कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, लोगों के सवाल पूछना, आईना दिखाना काम हो जाता है। मेरे साथ दर्शक जुड़े, राजेश को ये कहना पड़ा कि बल्कि आर्मी का इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते, आप आज सैन्य का यूज क्यों नहीं कर रहे, आप सैन्य का, आप अपने काम जब आप नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। तो ये जिम्मेदारी उनको दीजिए, वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम है। जब सेना को मोर्चा संभालना पड़ेगा तो इससे ज्यादा भयावह हालात और क्या हो सकते हैं। मेरे साथ राजेश है इंदौर से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी राजेश जी, मेरा ये आपका चैनल में जो क्लिपिंग चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप चाह रहे हैं, कि भाई आप, सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि लॉकडाउन लगाए तो ही मतलब ये कोरोना पे काबू पाया जा सकता है ना। तो अब ये कि अगर सर लॉकडाउन लगाते हैं, पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो जनता जैसे तैसे उभरी है, उसके बाद अब ये फिर लॉकडाउन लग रहा है, तो सर मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना से तो बाद में आदमी, आम जनता जो आदि के लिए भूखी प्यासी मर जाएगी, लोगों के कर्जे से मर जाएगी। तो बहुत इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को सोचे कि एक आम आदमी, गरीब आदमी क्या कर सकता है, क्या करेगा। अहम सवाल उठाया राजेश जी ने। ऋषिपाल जी, ये जो राजेश दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अहम बात कही है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। पिछले साल मुश्किल से उभरे थे, नहीं, गरीब आदमी, आम आदमी के लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं, कोई आदेश ऐसा आता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका जरूर हित देखना है। अगर वो जी ऋषिपाल जी, यही मैं बता रहा हूँ राजेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप केवल लॉकडाउन लगाने की ना सोचें। जब लॉकडाउन आप लगाने की सोचते हैं तो ऐसे जो गरीब लोग हैं उनकी व्यवस्था कैसे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, वो अपनी जरूरतों कैसे पूर्ति कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं तो उनकी व्यवस्था को आप ध्यान में रख के उनकी आप आवश्यकता कैसे पूर्ति कर पाएंगे, उनको आप कैसे भोजन पहुंचा पाएंगे, सुविधा पहुंचा पाएंगे, तो पहले आप
ये ध्यान में रखकर लॉकडाउन लगाएं। जी, अहम बात आपने की। राजन, एक दर्शक और है मेरे साथ यमुनानगर से। राजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी राजन जी। सर, गवर्नमेंट जो है ना, अपने फैसिलिटीज के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से लॉकडाउन के पैरामीटर तय कर रही है, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं। कहीं वे शराब के ठेके खोल रहे हैं, शराब के बताओ क्या ज्यादा जरूरत है, मीट की दुकानें खोल रही हैं, क्या जरूरत है। नॉर्मल बेसिक नीड जिससे बंदे का पेट भर सकता है और वो घर में रहे, ऐसे पैरामीटर्स तय करने चाहिए। और जो लोग दवाइयों की या ऑक्सीजन की कारोबारी करते हैं, उनके इतने सख्त नियम होने चाहिए कि वो काम जाए बंदे के द्वारा सोच के विषय में कि मैं कालाबाजारी करूँ। इतने सख्त कानून होना चाहिए इसके विषय में, तुरंत सजा मिलनी चाहिए आदमी को। एक अहम बात आपने इसमें की राजन जी, शुक्रिया, कि कालाबाजारी लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से नियम तय करती हैं। कहीं पर शराब की दुकानें खुली हैं, मीट की दुकानें खुली हैं, लेकिन वहां पर एक आम आदमी जो ठेला लगाकर, रेहड़ी लगाकर अपना काम कर रहा है, उसको काम करने की इजाजत नहीं है। बड़ी बात है संदीप जी, दर्द होता है। एक गरीब आदमी, आम आदमी जो रोजाना 200-250 रुपए कमाकर लेकर आता है और परिवार का पेट पालता है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं है। और उन शराब के ठेकों में, मीट की दुकानों पर जहां लाखों की कमाई होती है रोजाना, बहुत सी जगह ऐसी भी हैं वो खुली चीजें हैं। संदीप जी। देखिए शमशेर जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और लॉकडाउन का मतलब आप ये समझिए, कोई भी व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को, खुद को प्यार करता है, कोई सड़कों पर निकलना नहीं चाहता। अगर हम और आप भी अंबानी जैसे रईस होते तो मेरे ख्याल से घर में बैठे होते, काम करने की जरूरत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए बाहर निकलता है, या वो बाहर निकलता है जिसके घर में कोई पेशेंट है, बच्चा बीमार है, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग बीमार है। आपने देखा होगा रोड पे किस तरीके से लोग घूम रहे हैं। आधे लोग रोड पे घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी में पीछे देखो उनके बीमार माँ बाप पड़े हुए, वो ऑक्सीजन की कमी में, दवाइयों की कमी में या हॉस्पिटल में बेड न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। तो किसी को शौक नहीं है बाजार में घूमने का। ये बात कह देनी कि लोगों में जागरूकता नहीं है या किसी को अपनी जान से प्यार नहीं। गरीब अमीर सबको जान से प्यार है, लेकिन जो समर्थ हैं, जिनके पास स्टॉक करने की ताकत है, वे आज घरों में बैठे हैं। और जो गरीब आदमी है, और हिंदुस्तान को मैं गरीबी देश में रखता हूं क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी पॉपुलेशन है जो गरीबी से जूझ रही है और रोज कमाना, रोज खाना उनका चलता है, उनको बाहर निकलना पड़ता है। लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी। अपने जिस तरीके से आपने अपनी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश किया, सरकार को ऐसे नंबर फ्लैश करने चाहिए थे जिसको पैसे की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, हम उसको घर में पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है ना कोई गरीब बाहर निकलता, ना कोई अमीर बाहर निकलता। उसका मतलब लॉकडाउन होता। पिछले साल हमने देखा था कि लॉकडाउन जब लगाया तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आकर गरीबों के लिए भी बहुत सी ऐसी बातें कही थी। 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराने की बात हुई थी। हालांकि ये फैसला अब भी लिया गया है, जिसमें हालांकि उसकी मात्रा की जहां तक बात आती है वो अलग है, लेकिन क्या अब इस वक्त ये परिस्थितियां देश में आ गई हैं कि अगर कोई भी अपने काम से मुकरता है, वो चाहे सरकार किसी भी स्टेट की हो या केंद्र की सरकार हो, उसके खिलाफ एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनकी तरफ से ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ज्यादा बिगड़ रही हैं। ऋषिपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार देखा बहुत कुछ स्मूथली चला, दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब हमने देखा कि बार बार अलर्ट पे था, ये अलर्ट बार बार दिए जा रहे थे कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन हम नहीं संभले, वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो आपको बताऊं, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया है कि अगर आपके अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की अवमानना की जो कार्रवाई है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से वकील अपील हुए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और उस ऑर्डर को रिकॉल कराने के लिए उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्ट की जो तलवार हम पे न लटकाइए, हम कोशिश कर रहे हैं इस काम को हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में सरकारों का कोर्ट का सख्त होना जरूरी है, क्योंकि जब तक कोर्ट सख्त नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। जवाबदेही तय करनी है केंद्र सरकार की भी, जवाबदेही तय करनी है राज्य सरकार की भी। अगर आप देखो अवमानना वाले, कंटेम्प्ट वाले प्रोसीडिंग के अंदर, तो केंद्र सरकार जो अपनी बातें हैं वो राज्य सरकार पर डाल रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डाल रही है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
ऐसी स्थिति में मर कौन रहा है? एक आम आदमी। वो उस आम आदमी को नहीं पता है कि वो किससे अपनी सुविधाओं के लिए जाए। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया तो काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। एक नेशनल पॉलिसी आपको विद इन 10 डेज के अंदर 10 मई तक एक नेशनल पॉलिसी लेके आनी है कि आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है। कि आप लोग कहीं भी अगर मान लो को चलते चलते मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मैं किसी दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, तो वहां पे लोग मुझसे पूछते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कोरोना टेस्ट हुआ है, किस जगह से हुआ। तो नेशनल पॉलिसी हो लोगों की, लोग को कैसे बचाव दे सकते हैं, लोग कैसे बचा सकते हैं। ये स्थिति सरकारें अपने बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये समय अपना बचाव करने का नहीं है, लोगों का बचाव करने का है। लोगों का बचाव करने की जरूरत है ऋषिपाल जी। और लोगों को ऐसे अधिकार हमारे संविधान देता भी है, लेकिन इन अधिकारों की सुनवाई कितनी होती है ये बड़ी बात है। मैं संदीप जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये एक अहम बात है कि राज्य सरकारें, जैसे कि ऋषिपाल जी बात करें, राज्य सरकारें केंद्र पर डाल देती, केंद्र राज्य सरकारों पर डाल देता है। क्या राजनीतिक पार्टियों को इस बात का एहसास है कि ये थोड़े दिन की, साल 6 महीने की बात है, उसके बाद फिर चुनाव आएंगे, तो उन चुनाव में हम अपने तरीके से लोगों को किसी भी तरीके से गुमराह कर लेंगे? ये जनता को क्या बेवकूफ समझते हैं राजनेता? देखिए शमशेर जी, बहुत अहम बात है। ये आज से नहीं, ये जिस तरीके से कुछ नेता कहते हैं कि 70 सालों से, ये चीजें 70 सालों से होती चली आ रही है। हकीकत कुछ और होती है, बयानबाजी कुछ और होती है, और नेताओं ने बयानबाजी करनी सीख ली है। और उनको पता है कि जब हम दोबारा जनता के बीच में आएंगे तो नए मुद्दे होंगे, नई बात होगी, या किसी का टिकट कट जाएगा या कहीं कैंडिडेट बदल जाएंगे। और पहली बात तो हमारे देश की जनता आज ऐसी, मैं कहूंगा कि बहुत भोली हो चुकी है, जिसको हम पढ़ी लिखी कहते हैं। वो कोई भी अपने नेता से सवाल जवाब नहीं करता। जब वो वोट मांगने आता है, हाथ जोड़ते हैं, भगवान की तरह उसका आशीर्वाद लेते हैं, उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करते हैं और बात खत्म कर देते हैं। कहीं आप नहीं मुझे दिखा सकते जिसने झूठे वादे किए हो उससे किसी कोई जनता सवाल करती दिखाई दी हो। देखिए अभी आपने 5 राज्यों के इस चुनाव देखे, इन 5 राज्यों के चुनाव में किसी ने ऐसी बात नहीं की। मैं 15 लाख वाली बात लीजिए, आप उसको भी छोड़ दीजिए। आप एम्स बनाने वाली बात लीजिए, उसको भी आप छोड़ दीजिए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली बात लीजिए, आप उसको भी छोड़ दिए। 2 करोड़ रोजगार देने वाली बात ले लीजिए। आप कितनी बातें लोगे और कितनी छोड़ोगे, की जनता ने कहीं एक सवाल नहीं किया। और इसीलिए नेताओं को ये चीजें मिल जाती है, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी हमारे नेता आपको हर जगह कहते हुए मिल जाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है, ऑक्सीजन की कमी में लोग मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। आप जो बिल्कुल हकीकत में जो रिपोर्ट आती है संदीप जी ग्राउंड से, हकीकत में जो रिपोर्ट आती है ग्राउंड से, और बहुत से ऐसे वीडियोस हम देखते हैं, उनको हम टीवी पर दिखा भी नहीं सकते। ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो दिल दहल जाता है। और नेता बड़े शान से आकर मीडिया के सामने बात रख देते हैं, वेंटिलेटर भी पूरे हैं, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, सारा इंतजाम हमारे पास है, लेकिन उसके वो जब बयान दे रहा होता तो हम देखते हैं कि किसी न किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। बहुत बड़ा सवाल है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो कोर्ट लगातार फटकार पर फटकार लगा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकारें हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये सब लाचार से खड़े हैं, मुंह ताक रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, हमारे पास प्लान क्या है। इस तरह के प्लान लगातार मांगे जा रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट है। इस बीच एक और सवाल पैदा हुआ चर्चा के दौरान जब हम बात कर रहे थे। मेरे साथ ऋषिपाल जी अधिवक्ता हैं और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक, दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। एक सवाल आया संदीप जी से बात कर रहा था, संदीप जी से ऋषिपाल जी, और आपसे भी बात करते हुए निकला कि जो हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उसमें पत्रकारों की जमात भी आती है, उसमें अधिवक्ताओं की जमात भी आती है। हालांकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो हाई कोर्ट है, उनका अपना एक अलग काम है, जिम्मेदारी बनती है, उस वक्त संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन क्या, जैसे मैंने सवाल किया, जैसे मैंने जवाब दिया और बात बताई भी कि जब कोई नेता बयान दे रहा होता है कि मेरे राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसी की स्टेट में ऑक्सीजन की वजह से, वेंटिलेटर की वजह से, दवाई कम होने की वजह से 5 आदमी मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। क्या आज जिम्मेदारी आन पड़ी है प्रबुद्ध नागरिकों की, जिम्मेदार संस्थानों की, वो इस बात को समझें, क्योंकि आम आदमी को लेकर तो ही कहा जाता है कि कभी हिंदू के नाम पर वोट करेगा, मुसलमान के नाम पर वोट करेगा, सिख के नाम पर वोट करेगा, ईसाई के नाम पर वोट करेगा, जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट करेगा। लेकिन प्रबुद्ध नागरिक समझदार है, उसको समझना पड़ेगा और आगे आकर काम करना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कहते हैं आप ऋषिपाल जी? देखिए ये जो आपने समस्या बताई है अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस समय देश इस समस्या से जूझ रहा है, तो इस समय जो कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट एक जिसे वॉचिंग डॉग की तरह काम कर रही है, लोगों को, सरकारों को ये बता रही है कि आप इन समस्याओं पर टाइमली क्यों नहीं खड़े होते। ये काम कोर्टों का नहीं है, तो कोर्टों को आकर इस तरह से आदेश पारित करने पड़े। आपने सही कहा कि जो राजनेता हैं, जब ये लोग मान लीजिए किसी कोई अब क्लेम करते हैं और वो क्लेम झूठा होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उनके झूठ के लिए कोई चीटिंग का केस या कोई और कार्रवाई की जा सके। और ये जो ऐसा नहीं है, ये लोग, ये चीजें कोर्टों के अंदर भी हो रही है, जो उनकी तरफ से वकील अपेयर हो रहे हैं सरकारों की तरफ से, वो भी बात को पूरी तरह रख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी जवाबदेही तय हो। अगर जो नेता है जो बात कह रहे हैं कि भाई उनके क्षेत्र में, राज्य में ऑक्सीजन पूरे हैं, अभी मैं आपको दिल्ली हाईकोर्ट को बताऊं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो अभी भी एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, वहां पर कस्टम ड्यूटी की वजह से। तो सरकार ने पूछा मतलब प्रॉब्लम क्या, मतलब इतनी बड़ी समस्या, 40 कॉन्सेंट्रेटर फंसे हुए हैं, वहां 15 में 25 लोग मर गए, आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब ये संस्था है काम ढंग से नहीं कर पा रही। संवेदनहीनता दर्शाता है ऋषिपाल जी, संवेदनहीनता की ये उच्चतम सीमा है कि कंसंट्रेटर इसलिए फंसे हैं कि कस्टम ड्यूटी की वजह से उनको नहीं निकाला जा रहा और लोग मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता है और इंसानियत के नाम पे धब्बा है ऐसे लोग। और मैं आपको बताऊं, सेंट्रल ने, मैं इस समय न्यूज पढ़ रहा हूं, सेंट्रल ने मूव किया दिल्ली हाईकोर्ट को, रिकॉल दी ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑर्डर, जो कंटेम्प्ट ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट ने इशू किया है कि आप उसको रिकॉल कीजिए, आप उसको वापस लीजिए, अगर आप करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और कोर्ट ने कहा इट इज अ सिस्टमैटिक फेलियर, ये सिस्टम, आपको जो सिस्टम है कंप्लीट सिस्टम का फेलियर है। आज मैं आपको बताऊं, आज दिल्ली हाईकोर्ट का आज मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक वकील साहब थे जिनके अपने जो जीजाजी थे, जिनको कई दिन से बेड नहीं मिल पा रहा था, उनको वो लगातार उन्हें पिटीशन लगाई। तो जब कोर्ट ने आज पूछा क्या रहा आपको अब तक बेड मिला नहीं मिला, तो उन्होंने बड़े आंसू से कहा कि वो जिनके लिए वो मांग रहे थे, उनके जो जीजाजी थे वो नहीं रहे। ये जस्टिस कोर्ट के अंदर देखिए, ये वकील लोग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम वकीलों को, मतलब इवन बहुत सारे जो जजेस हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही। तो ये कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम। आपातकाल जैसे हालात पैदा होकर इसको पैदा करने में हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। नीरज, एक दर्शक मेरे साथ नियमित तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, जगाधरी से हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सर आपको और आपके चैनल वालों को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल गरीब आदमी की आवाज उठाता है। जी नीरज, शुक्रिया। मेरा सवाल पिछले 1.5 साल से आपके चैनल पे है, लेकिन मेरी समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ।
मेरा सवाल है, मैं यमुनानगर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चपरासी का काम करता हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, उसके आगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा वेतन 8,000 रुपया है, जिसके पास मैं लग रहा हूँ वो डायरेक्टर है, उसका वेतन 50,000, मैनेजमेंट का वेतन 4 लाख रुपया है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि सरकार जब आपका वेतन 15,000 रुपये घोषित करेंगे तब हम देंगे, नहीं हम बिल्कुल भी नगर पे नहीं देंगे। क्या हमारा 4 लाख वेतन है, क्या 2 लाख वेतन है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री के पास जाता हूँ 4 बार, शिक्षा मंत्री ने आज तक कोई भी मदद नहीं करी। इस सरकार ने हमको मरने का काम करे, मरने का। जी नीरज जी, शुक्रिया नीरज जी। लेकिन नीरज जी आपको बता दूं कि आपसे जब मेरी बात हुई थी पिछले रोज, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि हालात असामान्य हैं, हालात थोड़े ठीक होने दें, आपके पास हमारी टीम आएगी, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, और उस टीम के सामने आप अपनी बात रखेंगे और जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, सवाल पूछेंगे। हालांकि आप अपना सवाल उठाते रहे लगातार, आपकी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंच रही है, साथ साथ सरकार तक भी आपकी बात पहुंच रही है। हम इस बात को लेकर आपको ये जरूर यकीन दिलाते हैं, माहौल ठीक होगा तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है। शुक्रिया नीरज। संदीप जी, एक बड़ी बात इस वक्त हम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ गई है। आम आदमी को तो बहला फुसला लिया जाएगा, जब चुनाव आएगा तो बहुत से तरीके मैंने बताए। जो हमारा पत्रकार वर्ग है, पत्रकारिता के जानकार लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, या और भी जो समाज के जागरूक लोग हैं, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है आज इस दौर में, क्योंकि सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। संदीप जी। शमशेर जी, बाद में आपकी बात हाइड हो गई थी, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पत्रकारों और बुद्धिजीवी वर्ग की बात बताता हूं। देखिए, जिस तरीके से आज कोर्ट मुद्दे को उठा रहा है, आप दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं अगर हमारे पत्रकार भाई या बुद्धिजीवी वर्ग एक सवाल उठा दे कि अगर सरकार कहती है उसके पास ऑक्सीजन भी है, सरकार कहती है उसके पास बेड भी है, हॉस्पिटल भी है, मेडिकल स्टाफ भी है, तो फिर ये जितने मंत्री विधायक सांसद हैं ये उस सरकारी इंतजाम में क्यों नहीं जाते, ये उस जिला अस्पताल में क्यों नहीं जाते, इन सबको मेदांता में क्यों एडमिट किया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं क्योंकि सरकारी जो इनकी व्यवस्था है वो चौपट है, वो गरीब आदमी के मरने के लिए है। जो भी गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहा है वो जिंदा अपने घर नहीं आ रहा। शमशेर जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है आज की तारीख में, और लोगों को डर लगने लगा है, इसलिए वो अपना जो ट्रीटमेंट है अपने घर में करना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि हॉस्पिटल गए तो मौत पक्की है। तो इस डर को निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जिस तरीके से किसान दिल्ली के चारों तरफ अपनी आवाज बुलंद करके आज तक डटे हुए, वो कोरोना से नहीं घबराए, इसी तरीके से आपको आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार के कान पकड़ने पड़ेंगे, तभी सरकार एक्शन लेगी। अदरवाइज जब चुनाव आएगा, मीठी मीठी आपसे बातें होंगी और काम जमीन पर नहीं होगा, और अब पब्लिक इसी तरीके से मरती रहेगी। चलिए, बहुत अहम बातें आपने कही। जी ऋषिपाल जी, एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने एक बात कही जो पत्रकारों की भूमिका, मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूँ कि आप लोगों की भूमिका ही है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः ज्ञान लेके और ये सब आदेश दे रहा है, आप लोगों ने सूचना उन तक पहुंचाई है। वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सूचना देख पा रहे हैं, तभी तो उन लोगों ने ऐसा आदेश लिया है। तो आप लोग को बहुत शाबाशी है कि ऐसी स्थिति में आप जागरूक होकर इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप लोग की भूमिका बहुत अहम है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को लगातार उठता रहना चाहिए, ये बातें लगातार आनी चाहिए सबके सामने, क्योंकि मानवता से बड़ा ना तो कोई सिस्टम होता है, ना मजहब होता है, ना कोई सरकार होती है, कुछ भी इससे बड़ा नहीं होता। और अगर इंसानियत कहीं मर रही है, और वो इस वजह से मर रही है क्योंकि जिन लोगों को हमने चुनकर सत्ता में भेजा है और उन्हीं लोगों की लापरवाहियों की वजह से आज देश इस हालत में आ गया है, तो जवाबदेही तो बनती है। उसमें स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से लिया जा रहा है। बेहतर बात है, क्योंकि आम आदमी को यही चाहिए कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी आपका भी, संदीप चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। अहम यह है कि आदमी ऑक्सीजन की वजह से ना मरे, दवाई की वजह से ना मरे, किसी ढिलाई की वजह से ना मरे, और अगर आदमी मरता है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोई नेता, किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी राज्य सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, या किसी भी समाज का प्रधान, किसी भी सिस्टम का संचालन करने वाला, अगर यह कहता है कि हमारे प्रदेश में दवाओं की किल्लत नहीं है, हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, बेड हमारे प्रदेश में पूरे हैं, और उसी दौरान खबर सामने आती उसी के राज्य से
कि फला जिले में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोगों ने दम तोड़ दिया, तो ऐसे मंत्रियों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? ऐसे सिस्टम के खिलाफ क्या मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देश में इस वक्त हालात बहुत चिंताजनक हैं और इन चिंताजनक हालात को तैयार करने में हमारे सिस्टम की, हमारे देश की सरकारों की बड़ी भूमिका रही है। और अगर वो समय रहते भी नहीं जागते हैं तो सिस्टम और ज्यादा खराब हो सकता है। लोग मर रहे हैं इसलिए कि दवाएं नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं। और अगर लोग इसी तरह से मरते रहे तो फिर आप लोगों को चुनकर हमने सत्ता में भेजा है, तो फिर क्यों भेजा है? और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो फिर आप लोग कहां खड़े हैं? अपनी जिम्मेदारी को समझिए, जवाबदेही को समझिए, और नहीं समझते हैं तो फिर सवाल तो खड़े होते रहेंगे। फिलहाल सवाल आपका में इतना, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।